Hello everyone. In this lecture we will discuss about the periodic classification of elements, that is the chapter number 5 of 10th class. ओके इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि भाई जो एलिमेंट्स नोन थे या अभी अभी एलिमेंट्स कितने नोन है बेटा 118 118 इतने एलिमेंट्स नोन है। लेकिन पहले जो एलिमेंट्स जाने जाते थे उन एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा, उन्होंने अपनी क्या क्या क्वेरीज दी क्या करने के लिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो बेटा कुछ जो ऑब्जर्वेशंस उनके द्वारा दी गई थी वो ज़्यादा करेक्ट नहीं थी। ओके क्योंकि 1800 तक तो सिर्फ कितने एलिमेंट जाने जाते थे, 1800 तक सिर्फ 30 एलिमेंट जाने जाते थे। अगर हम बात करें इनकी तो सिर्फ जो 1800 सेंचुरी थी वहां पर तो सिर्फ कितने कितने एलिमेंट्स जाने जाते थे, 30 एलिमेंट्स जाने जाते थे। उसके बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्कवरी होती चली गई उसके बाद फिर 1865 तक भी 63 एलिमेंट्स आ गए थे। लेकिन अब हम कितने एलिमेंट्स जानते हैं बेटा, 118 एलिमेंट जानते हैं। तो फिर भी साइंटिस्ट ने धीरे धीरे डिस्कवरीज करनी स्टार्ट करी और अपनी जो अटेम्पटेशन थी उनको देना उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज करना कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरी भी था ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनके एलिमेंट वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी एक तरीके से हर एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाना बहुत ज़्यादा टिपिकल था। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, इस तरीके से एक ग्रुप बना लेते हैं कि जिसमें एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, तो उसे एक ग्रुप को स्टडी कर लिया जाएगा। ओके उसे एक ग्रुप को स्टडी कर लिया जाएगा। फिर हमारे पास 6 से 7 एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप के अंदर उन सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस हो जाएंगी, वो स्टडी हो जाएंगी। तो इसलिए क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। हम अपनी डेली लाइफ में भी क्लासिफिकेशन हर एक जगह देखते हैं। जैसे हम कोई भी कन्फेक्शनरी शॉप पे जाते हैं या फिर जो परचून की दुकान होती है उस पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो सोप होते हैं उनका अलग कबर्ड होता है, ठीक है, पेन्स वगैरह रखे होते हैं उनका अलग से ही होता है, और जो खाने वाली चीजें होती है उनका अलग से बॉक्स होता है, ठीक है, अपना ये अलग से बना के रखते हैं। इसी प्रकार एलिमेंट्स जो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं उनको एक ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करना जरूरी था उनको स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो कौन से साइंटिस्ट थे भाई, लेवोइजियर साइंटिस्ट थे। लेवोइजियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया इसके बेस के ऊपर, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना जाने जाते हैं अब मैं उनको सिर्फ 2 ही कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा। एक कौन सी होगी बेटा, मेटल्स, और दूसरी कौन सी होगी, नॉन मेटल्स। बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी ये। ओके तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट थे, लेवोइजियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर अरेंज किया, एक तो मेटल्स और दूसरे कौन से थे बेटा, नॉन मेटल्स थे, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स किस बेस पे किए गए कि इनके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज बताने के लिए, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस किया गया। तो वो ये जो अटेम्पटेशन थी इनकी लेवोइजियर की ये कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर आप जानते ही हैं कि 1808 के अंदर जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, ओके, उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई एक एलिमेंट को अगर हमें दूसरे एलिमेंट से अलग करके देखना है या फिर हमें 2 एलिमेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, अंतर करना है, तो हम उनके एटॉमिक वेट से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। तो वहां से जहाँ ये जब ये इन्होंने साइंटिस्ट जो ये जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी एटॉमिक वेट वाली, एटॉमिक मास वाली, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी दी थी, इनके बाद में जो एलिमेंट साइंटिस्ट आते चले गए उन्होंने फिर अपना बेस किसको बना लिया बेटा, एटॉमिक मास को बेस बना लिया कि भाई हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे, ग्रुप इस तरीके से बनाएंगे कि भाई एक ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या रखनी है उनको कंडीशन क्या रखनी होगी बेटा कि भाई वो एलिमेंट्स को अरेंज करें लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट अरेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास अरेंज करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी के दौरान एक साइंटिस्ट थे 1817 के अंदर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉबरमेयर। ओके ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने क्या बताया था पहले सुनेंगे आप। इनके टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स थे 1817 में इतने ही एलिमेंट्स थे, 30 एलिमेंट्स, ओके। तो उन्होंने बताया कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना मैं उनको अरेंज करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक ग्रुप के अंदर इतने एलिमेंट्स रखूंगा, सिर्फ 3 ही एलिमेंट रखूंगा, ओके, जिसमें से जो तीसरा एलिमेंट होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास है
ओके वो जो एटॉमिक मास है, उसका जो एटॉमिक मास है वो किसका एवरेज होएगा, फर्स्ट और थर्ड वाले का एवरेज होगा। फिर से सुन लीजिए, उसने क्या किया डोबर्नियर ने, उसने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप्स बना लिए। ओके फिर उसने देखा कि भाई जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो रफली एवरेज आ रहा है किसके, फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये उसने थ्योरी दी थी अपनी। कब दी थी उसने ये बेटा, 1817 में। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख भी सकते हैं। तो अपना जो अटेम्प्ट था वो कौन सा था, डोबर्नियर। ठीक है, डोबर्नियर ट्राइएड्स बोलते हैं, ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, 3 होता है, और एड्स मतलब एडिशंस होते हैं। तो 3-3 का उसने एडिशन किया। तो इसमें क्या बोला उसने, इन 1817 ही ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया बेटा, ही ऑब्जर्व दैट when the elements are arranged, when the elements were arranged according to their atomic weight, then the atomic weight या atomic mass बोल सकते हो आप, then the atomic mass of the middle element, मिडल मतलब बीच वाले, ठीक है, मिडल एलिमेंट was roughly the mean, या फिर उसका एवरेज बोल सकते हो आप, मीन और एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन है लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे इसको क्या कहना चाहता है ये। 1817 में दिया है, जर्मन का साइंटिस्ट था ये। उसने बोला कि भाई जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा ना वो बाकी जो 2 एलिमेंट्स बच गए उनके एवरेज के बराबर, रफली एवरेज होगा या फिर रफली मीन होगा। ये बात आपको समझ में आती है। तो ये एक चीज और, ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने रिलेशन बताया किसके बीच में, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक, तो इसने 3-3 एलिमेंट्स को जो है उसने अरेंज करना स्टार्ट किया, और उसने कितने ट्राइएड बनाए थे बेटा, 4 ट्राइएड बनाए थे। ठीक है, फिर इसकी लिमिटेशंस भी थी। इसकी लिमिटेशंस ये थी कि ये सभी उस टाइम पे 30 एलिमेंट्स तो कम से कम जाने जाते थे, 30 के 30 एलिमेंट का ट्राइएड क्यों नहीं बना पाया ये, नहीं, ठीक है, नहीं बना पाया था। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, कमी थी ये इसकी। अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक ट्राइएड के अंदर 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, बनाए टोटल कितने, इसने 4 बनाए, तो टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर मतलब स्टडी कितने की हुई, 12 एलिमेंट की स्टडी हुई। रह गए कितने हमारे पास, 30 में से 12 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 18 रह जाएंगे। ठीक है, तो 18 एलिमेंट्स को ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, उनकी स्टडी को ये उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको ये स्टडी नहीं कर पाया था। ये इसकी मेन लिमिटेशन थी। तो हमें अब इसमें क्या पढ़ना है कि भाई इसने कौन कौन से ट्राइएड्स दिए थे। तो जो फर्स्ट ट्राइएड था इसका वो था बेटा अल्कली मेटल्स का ट्राइएड था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर डेफिनेशन लिखी रह जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका। चलिए नेक्स्ट हमें स्टडी करना है कि इसके ट्राइएड्स कौन कौन से थे। डोबर्नियर जो साइंटिस्ट था उसने कौन कौन से जो ट्राइएड्स दिए थे। तो जो फर्स्ट ट्राइएड था, ठीक है, 4 ट्राइएड आपने याद करने हैं, लिखने हैं नोटबुक के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट ट्राइएड था, एग्जाम्पल्स डाल के हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइएड्स। ठीक है, ट्राइएड्स। तो फर्स्ट जो ट्राइएड था बेटा वो कौन सा था, उसको हम अल्कली मेटल्स भी बोल सकते हैं, अल्कली मेटल ट्राइएड्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स ट्राइएड था ये, अल्कली मेटल्स ट्राइएड था। इस ट्राइएड के अंदर क्या था बेटा, एक तो इसके नाम से डिफाइन है, अल्कली मेटल्स हैं सारी के सारी, मेटल्स हैं। मेटल्स का मेन पॉइंट क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है इनकी मेन, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। और अल्कली वर्ड किसके लिए होता है, वाटर सोल्यूबल बेस। ये मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको पानी में डिसोल्व किया जाए तो ये क्या बनाते हैं बेटा, बेस बनाते हैं, बहुत ही बेसिक, मतलब कास्टिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, कास्टिक सॉल्यूशंस। मैं आपको बताऊंगी भी आगे। तो पहले इस ट्राइएड के बारे में आप सीखेंगे, अल्कली मेटल्स ट्राइएड। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा, सोडियम था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट था वो इसने कितना लिया था, सोडियम। ठीक है,
और वो इसका जो एटॉमिक सॉरी लिथियम आएगा लिथियम, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक वेट था वो कितना था 6.9। उसके बाद आता है सोडियम, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है बेटा पोटेशियम आ जाता है। तो पोटेशियम के लिए कितना आ गया 39.0 और जो सोडियम था सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एवरेज के बराबर निकलेगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 39.9 हो जाएगा ये। तो इसको कैलकुलेट करो आप 6.9 प्लस में 39.0 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना होगा 9 कितना 5 और 4, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2 3 6 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ठीक है 1 और फिर कितना ये 9 है ना इधर, ठीक है। तो 22.9 तो अप्रोक्सी इक्वल है ही है ये, ठीक है। तो ये कितना होता है 23 U होता है। इसका कितना आता है 22.9 U आता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना था 6.9 था, पोटेशियम का कितना 39.0। तो सोडियम का जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बीच वाला एलिमेंट है, ये मिडिल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। और रफली होगा, रफली मीन या फिर रफली एवरेज होगा उसका। तो रफली यही है 22.9, शार्प नहीं है बिल्कुल, क्योंकि शार्प तो कितना होता है 23 आना चाहिए था, ठीक है। तो इसने ये पहला ट्राइएड दिया था। और ये फर्स्ट ट्राइएड को किस नाम से जाना जाता है अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं दीज आर नोन एज अल्कली बिकॉज they dissolve in water to form बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। डिजोल्व लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो दे रिएक्ट विद वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर। वो वाटर के साथ क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे सोडियम है पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड ही बना सकता है, हाइड्रोक्साइड ही बना सकता है, बेसिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं ये, ठीक है। हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं बेटा बेस होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं कास्टिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, कास्टिक सॉल्यूशंस। अब मैं 2 कास्टिक के नाम बताऊंगी आपको, वो ध्यान रखेंगे आप। एक आता है कास्टिक सोडा होता है एक, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH। और एक होता है हमारे पास कास्टिक पोटाश, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा KOH होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट जो ट्राइएड दिया ना बेटा उसने जो नेक्स्ट ट्राइएड दिया वो कौन सा था बेटा हेलोजेंस का। सेकंड ट्राइएड लिखेंगे आप, सेकंड ट्राइएड वो कौन सा था उसको बोला गया हेलोजेंस, ठीक है। क्या बोला गया बेटा हेलोजेंस बोला गया। तो इसके जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, एक तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक वेट कितना फाइंड आउट किया गया 35.5 और जो ये आयोडीन जो था उसका जो एटॉमिक वेट था वो कितना था बेटा 126.9 U, ठीक है। ये सारे यू में जाएंगे एटॉमिक मास यूनिट, इनके जो यूनिट होती है वो AMU। अब वो कितना लिखने लगे हैं U लिखने लगे हैं। तो अब इन दोनों का क्या निकालना है आपने मीन निकालना है। तो कैलकुलेट करेंगे 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इधर 4.261 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा ये 16 81.2। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर एवरेज कितना आ जाएगा इसका 81.2। लेकिन ब्रोमीन जो एक्चुअल में होता है वो 79.9 U के आसपास होता है। तो रफली है, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है इसकी, U लगाएंगे आप यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है लेकिन रफली आई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस का मतलब होता है सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये सोल्ट फॉर्मिंग होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। थर्ड ट्राइएड इसने नाम दिया इसका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है।
इसमें भी सारी की सारी मेटल्स थी और ये कहाँ पर अर्थ की क्रस्ट पे ज्यादातर पाई जाती है, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये इसका नाम दे दिया था। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर रखे गए थे। तो इसमें कौन कौन से आएंगे बेटा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा और कौन आएगा, बेरियम आ जाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम आ जाता है, फिर कौन आ जाता है बेटा, बेरियम आ जाता है। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना लिया इसने 40 लिया, और जो बेरियम का वेट होता है वो बेरियम का जो वेट है 137.3, 137.3, ठीक है। और जो स्ट्रोंशियम का वेट है वो 87.6 यू, 87.6 यू। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने दो करवा के दिखा दिया आपको, बता दिए कैसे कैलकुलेट करना है। आप इनका एवरेज जब निकालेंगे कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक वेट का, तो वो इसके बराबर नहीं आ सकता बेशक से, ठीक है, बेशक इसके बराबर ना आए लेकिन रफली इसके बराबर तो आएगा ही आएगा। तो वो कितना आता है बेटा कैल्शियम, 88.7, कितना आता है 88.7 यू आता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया, 40 प्लस में 137.3 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे कितना आ जाएगा 88.7 यू आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वाला ट्राइड हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से है ये, आपको सिर्फ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कोई एक ट्राइड याद रख लेना है, उसके अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट हम फिर स्टडी करेंगे इसका फोर्थ ट्राइड, जो फोर्थ ट्राइड था जो फोर्थ ट्राइड था, फोर्थ ट्राइड के लिए इसने सल्फर कौन कौन सा लिया था, सल्फर, सिलेनियम और टिलूरियम, सल्फर, सिलेनियम और टिलूरियम लिया था बेटा। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है इस ग्रुप का, इस ग्रुप का स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि इसको ना ऑक्सीजन फैमिली में बोल सकते हो आप, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एंड देन टिलूरियम। जो सल्फर है इसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना था 32.06, और जो टिलूरियम है उसका वेट 127.6, और इसका जो है 78 के आसपास है, ठीक है, तो 78। लेकिन जब इनका एवरेज जब निकाला गया, एवरेज आप देखेंगे तो वो कितना आता है इसका 79.83 आता है, ठीक है 79.83 आता है, 79.83। जब इनका एवरेज कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आता है बेटा 79.83 यू आता है। ये भी बन गया इसका फोर्थ ट्राइड। तो कितने ट्राइड थे बेटा इसके, 4 थे। ट्राइड का मतलब कितना होता है 3, और एड्स का मतलब होता है एडिशन, तीन एलिमेंट्स का एडिशन, मतलब 3 एलिमेंट से उसने एक ग्रुप बना दिया, फिर 3 एलिमेंट से एक ग्रुप बना दिया, फिर 3 एलिमेंट से एक ग्रुप बना दिया। उसने ये देखा कि इन तीनों की एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती है, तो इसने अपना वो जो ऑब्जर्वेशन दी वो क्या दी इसने, क्या प्रपोज किया इसने बोला कि जो बीच वाला जो एलिमेंट होगा ना उसका जो एटॉमिक मास होगा वो रफली होगा किसके, इसके और इसके मीन के। ओके, तो ये आप डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, और कोई भी एक ट्राइड जो है वो आपको याद करना है इसमें से। अब इसकी लिमिटेशन आती है, लिमिटेशन मतलब कि कमी, इसकी ड्रॉबैक थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई। इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि भी 30 एलिमेंट में से सिर्फ 12 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, ठीक है, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये यही थी इसकी, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है लिमिटेशंस। एक और भी थी इसकी, अच्छा इसके अकॉर्डिंग कि उस टाइम पे जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, ठीक है, 30 एलिमेंट तो थे ही कम से कम, उसमें से 12 एलिमेंट्स को ये अरेंज कर पाया। एक और ग्रुप भी बनता है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का। ओके, उसमें आप देखेंगे कि भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक तीनों की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, लेकिन जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास निकाला बेटा वो बहुत ही कैसा आता है, ज्यादा आता है। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 44 के आसपास आता है, लेकिन जो फॉस्फोरस है उसका मैक्सिमम कितना होता है एटॉमिक मास, 31 होता है। तो ये भी यहाँ पर इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो इसकी आज आपने यही पढ़ा कि डोबर्नियर साइंटिस्ट था, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उसने कितने तो ट्रायड्स दिए थे, और उसके बाद उसकी लिमिटेशन क्या थी, ठीक है। इतना आपने डिस्कस करना है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय।